हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अलंकार का, और अलंकार के बारे में दोस्तों अपने शब्द अलंकार में अनुप्रास हो गया था, यमक हो गया था, श्लेष हो गया था, और अर्थालंकार की अगर बात चल रही थी दोस्तों तो आपके बीच में उपमा अलंकार हो गया था, रूपक अलंकार हो गया था, और आज मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, क्या पढ़ना होता है अपन को, वही चीज आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। पढ़ने से पहले एक बार फटाफट शेयर जरूर कर दे ताकि आपके यार दोस्त मित्र मंडली जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बेटा फटाफट शेयर करें, फटाफट लाइक करें। जी हाँ, बिल्कुल आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको बखूबी से पूरा करें। रवीना मीणा जुड़ चुकी है, स्वागत है। कोमल यादव, ऋतु चौधरी का, मधु यादव बुलंदरपुर से, लोकेश जाट जय राजधानी, कोमल यादव जय राजधानी, सभी को जय राजधानी दोस्तों। बिल्कुल स्वागत है आपका राजधानी एजुकेशन के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है अलंकार का, रूपेश जी बिल्कुल जय राजधानी, स्वागत है दोस्त आपका। ये देखिए मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार आपसे क्या कह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है दोस्तों। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने से पहले बिल्कुल सीधा सा कन्हैयालाल जी सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है कन्हैयालाल जी सर का। मधु यादव बिल्कुल बिलासपुर से सर कर दिया, बिल्कुल शेयर कर दो बेटा, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे। जी हाँ, मुकेश झुंझाड़िया जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, अंजलि मीणा जी जय राजधानी बेटा। कि अब इस अलंकार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको उपमा की ओर ले जा रहा हूं, 1 मिनट में आपको रूपक की ओर ले जा रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों उत्प्रेक्षा की ओर। ध्यान से समझना दोस्तों, याद रखने का सीधा सा तरीका, याद रखने का बिल्कुल सीधा सा बढ़िया सा तरीका हमारे बीच में है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है सर का, बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है सभी का। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपसे कि उपमा में क्या होता है, रूपक में क्या होता है, और उत्प्रेक्षा में क्या होता है। देखो दोस्तों, जब हम इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो है उपमेय और एक है उपमान। इन दो चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जरूरत किसकी है। एक उपमेय की जरूरत है और दूसरी उपमान की जरूरत है। ये उपमेय क्या होता है दोस्तों, मैंने कहा था जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वह है उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए वह होता है उपमेय। जी हाँ, मनीष चौधरी जी स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि उपमेय को उपमान के सदृश मान लिया जाए, सदृश माना जाए, तो दोस्तों होगा कौन सा, उपमा। ध्यान समझना, परिभाषा बिल्कुल सटीक सी परिभाषा आपके बीच में लेके आ रहा हूं कि उपमेय को उपमान के सदृश मान लिया जाए तो वह हो जाता है उपमा। और उपमेय में, अब ध्यान से समझना दोस्तों, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, आरोप हो तो वह होता है दोस्तों रूपक अलंकार। बात उपमेय उपमान की चल रही है। धीरज दांगी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है दोस्त। बात किसकी चल रही है, उपमेय उपमान की चल रही है। और कहां पर इसमें हो रहा है सर सदृश, और इसमें हो रहा है सर आरोप। अब मैं लेके आ रहा हूं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है दोस्तों कि सर उपमेय में उपमेय में उपमान क्या की जाए, संभावना। क्या की जाए दोस्तों, संभावना व्यक्त की जाए। क्या की जाए, संभावना अगर व्यक्त की जाती है दोस्तों तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। केवल 3 चीजों पर ही ये अलंकार टिके हुए हैं दोस्तों। नंबर 1 चीज जरा मेरे को बताएंगे सर। नंबर 1 चीज हो गई सदृश। नंबर दूसरी चीज क्या हुई बताएंगे मेरे को सर, आरोप। नंबर तीसरी चीज क्या हो गई सर, संभावना। क्या हो गई बताओ, संभावना। इन 3 चीजों पर तीनों अलंकार टिके हुए हैं।
चीनू कुमावत जी बिल्कुल सटीक जवाब है। योगेंद्र जी गुजर जी बिल्कुल, निकिता गढ़वाल जी, अंजलि साहू बिल्कुल स्वागत है बेटा। समझना कि सदृश्य, अभी मैंने क्या कहा था सर, उपमा से संबंध है। आरोप सर, रूपक से संबंध है। संभावना किसमें सर, उत्प्रेक्षा से संबंधित है। दोस्तों ये तीन शब्द और तीनों के तीनों अलंकार टिके हुए हैं। बिल्कुल तीन शब्द, तीनों के तीनों अलंकार टिके हुए हैं। कैसे, मैं कह रहा हूं मुख चंद्र सम, मुख चंद्र सम या मुख चंद्रमा सम, ये लिख दो, मैंने चंद्रमा लिख दिया। मुख चंद्रमा सम क्या हो रहा है दोस्तों सर, सदृश्य है। कौन सा हो गया है, कौन सा हो गया है, कौन सा हो गया है सर, उपमा हो गया है। मैंने क्या कहा, केवल मुख चंद्र, केवल क्या कहा मैंने, मुख चंद्र या मुख चंद्रमा क्या हो गया है सर, आरोप है। और मैंने कहा मानो मुख चंद्र, ये क्या हो गई दोस्तों, संभावना, पहचानने का सीधा तरीका। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे 12वीं की तैयारी कर रहे हो आप, आपको बिल्कुल सटीक सी भाषा शैली में सटीक सी चीज बताई जाएगी। और जो चीज आपके बीच में है कि मैंने क्या कहा है, अगर सम लग गया है तो रूपक हो गया है सर, कुछ नहीं लग रहा है, आरोप है तो रूपक, सम लग गया तो उपमा है और आरोप है तो रूपक है। और सर मनो शब्द आ गया तो कौन सा हो गया है सर, संभावना बोले तो कौन सा हो गया सर, उत्प्रेक्षा। दोस्तों उपमेय उपमान का और रूपक का और उपमा का, इसके बारे में मेरे को बेसिक जानकारी देनी थी जो मैं दे चुका हूं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों किसकी ओर, उत्प्रेक्षा अलंकार आपसे क्या कह रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप समझ गए होंगे सर, उत प्लस प्रे प्लस इच्छा शब्द से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों कौन सा शब्द मिलकर बना हुआ है, उत्प्रेक्षा। ध्यान समझना, चीनू कुमावत जी बिल्कुल सही जवाब कि उत्प्रेक्षा शब्द उद प्लस प्रे प्लस इच्छा, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों बिल्कुल सीधा सा, ऊपर या प्रकृष्ट रूप में जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा। अब क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें, इसकी अगर डेफिनेशन की बात मैं करूं आपसे तो देखना है इधर ध्यान से सर, जहां उपमेय, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए दोस्तों, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जवाब दीजिए कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। पहली चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है दोस्तों, देखिए पहली चीज उपमेय में उपमान की संभावना। दूसरी चीज, अब दूसरा बिंदु लेके आ रहा हूं, दूसरी चीज ये सब समझते, यह कैसा अलंकार है दोस्तों, अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसा अलंकार है दोस्तों, सर यह अर्थालंकार है। दो चीज क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तीसरी चीज पर आपको लेके आ रहा हूं कि कैसे पहचानोगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि कैसे जानोगे, किस तरह पता लगेगा कि सर यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसे कौन सी चीज है। तो उत्प्रेक्षा वाची शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों, वो कौन से होते हैं ध्यान से समझना दोस्तों, मानो, ध्यान समझना बेटा, जानो, मानू, मनहू, ध्यान समझना, ये भी आ जाता है कई बार, मनो, मनो भी आ जाता है, जानू, जानू, जानहू, जानो। ध्यान से समझना, ये उत्प्रेक्षावाची शब्द उदाहरण में आएंगे, ये उत्प्रेक्षावाची शब्द जो होते हैं ये उदाहरण में आएंगे दोस्तों। जो आदि उत्प्रेक्षावाचक, जो आदि उत्प्रेक्षावाचक कौन से होते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का क्या होता है दोस्तों,
प्रयोग होता है। प्रयोग किसमें होता है? किसमें होता है सर? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ये क्यों होता है? प्रश्न यहां पर यह बन रहा है दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे के सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द, इन शब्दों में संभावना कौन सी व्यक्त होती है सर? इन शब्दों से संभावना व्यक्त होती है। क्या होती है दोस्तों? संभावना व्यक्त होती है कि मानो, जानो, मनहु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, इनको उत्प्रेक्षावाचक शब्द तो कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उत्प्रेक्षावाचक शब्द? जवाब दो मेरे को। क्योंकि सर इनसे क्या संभावना व्यक्त होती है? इनसे क्या व्यक्त होती है? संभावना व्यक्त होती है। कमलेश कुमार जाट जी, सर 12वीं का पूरा कोर्स करवाओगे क्या? बिल्कुल पूरा होगा बेटा, पूरा कोर्स ही होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें आप, घबराए नहीं। तो ये देखिए, ये तीन चीज, वापस बोल रहा हूं, ये तीन चीज उत्प्रेक्षा अलंकार में याद रखनी है, नोट कर लेना। पहली चीज कैसे भी डाल लो कि यह शब्द अलंकार है। पहली चीज क्या हो गई? यह शब्द अलंकार है। केशव गोस्वामी बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। जी हाँ, लेसन भी होंगे कमलेश कुमार जाट जी, लेसन भी, बिल्कुल पाठ भी होंगे, सारे पाठ होंगे, घबराए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पाठ होंगे। अब देखना दोस्तों, मैं क्या लेके आ रहा हूं कि एक तो उपमेय में उपमान की क्या होती है? संभावना होती है। बिल्कुल समझ में आ गया सर, संभावना। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं? मुख चंद्र मानो, मैंने क्या कहा है? मुख चंद्र मानो कि मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा। मानो, मानना है, संभावना है। क्या है दोस्तों? संभावना व्यक्त की गई है कि मुख कैसा है, चंद्रमा के बारे में बताया गया है। तो अर्थालंकार है। इन उत्प्रेक्षावाचक जो शब्द है, इनका इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है। अब कैसे होता है? अब ध्यान देना, देखो बेटाओ, कोई भी उदाहरण आए, अगर उस उदाहरण में जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, कोई भी शब्द आ जाए, जो कोई भी उदाहरण में शब्द आ जाए, तो दोस्तों ये शब्द संभावना व्यक्त करते हैं। और संभावना जब व्यक्त होती है दोस्तों, तो कौन सा अलंकार होता है? फटाफट जवाब दीजिए मेरे को। सर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब होता कैसे है? उदाहरण आपने बहुत सुना है, बिल्कुल बहुत सुना है। एक उदाहरण लेके आ रहा हूं, बहुत ही इजी सा, कि दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु वटु समुदायी। बहुत सुना है आपने। और क्या है इसका तात्पर्य? ध्यान समझना दोस्तों, क्या उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे ध्यान समझना। उत्प्रेक्षा अलंकार चालू हो चुका है दोस्तों, और क्या लिखा है उसने कि दादुर, दादुर, दादुर किसे कहते हैं? मेंढक। दादुर किसे कहते हैं दोस्तों? मेंढक कहते हैं। दादुर धुनी, धुनी चहु और सुहाई, चहु और सुहाई, दादुर ध्वनि चहु और सुहाई। नोट करते चले। दादुर ध्वनि, अर्थ बोलूंगा इसका, समझना थोड़ा सा। दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु, वेद पढ़त जनु। अब देखना, अब शब्द आ रहा है, उपमावाची शब्द, उत्प्रेक्षावाची शब्द भी। राकेश नील जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राकेश भाई आपका। कि दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु वटु समुदायी, वटु, वटु समुदायी। अब देखना दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल सरल सी बात आपके बीच में है। उत्प्रेक्षा क्यों है? उत्प्रेक्षा क्यों है? बिल्कुल रवीना मीणा का जवाब आ चुका है सर। जनु बिल्कुल आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। और एक बार समझना, मैं पहले इसका हिंदी अर्थ बोल रहा हूं, उसको समझना कि दोस्तों बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु है, और बरसात में चारों ओर बरसात हो रही है, पानी ही पानी है। जब बरसात का मौसम है तो चारों ओर पानी ही पानी है। अब जब पानी होता है तो दोस्तों मेंढक चालू हो जाते हैं। जी हाँ, अब दादुर ध्वनि, मेंढकों की आवाज, दादुर कहते हैं मेंढक,
दादुर किसे कहते हैं दोस्तों? मेंढक को। कि दादुरों की आवाज चारों ओर से आ रही है, दादुरों की आवाज, मेंढकों की आवाज चारों ओर से आ रही है, जैसे नहीं मानो। मानो क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया जनु। इसको क्या कहेंगे सर? यह है उत्प्रेक्षा वाचक शब्द। उत्प्रेक्षा ये कह रहा है, ये जनु उठ उठ के चिल्ला रहा है कि मुझ में उत्प्रेक्षा है। क्योंकि जनु शब्द का क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और वह इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। कि दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु वटु समुदाय। ऐसे लग रहा है जैसे शिष्यों का समुदाय, जैसे विद्यार्थियों का समुदाय किसका उच्चारण कर रहा है? वेदों का उच्चारण कर रहा है। जैसे किसी आश्रम में शिष्य जो है, विद्यार्थी जो है, समझ में आ रहा है, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में क्या दादुर की ध्वनि, मेंढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। दोस्तों समझ गए होंगे, बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सरल सी बात है। कि क्या कहा है, इसका अर्थ कैसे लोगे? कि वर्षा ऋतु में मेंढकों की ध्वनि ऐसे लग रही है मानो, संभावना, अरे उपमेय में उपमान की संभावना, दादुर ध्वनि। अरे भाई साहब बिल्कुल सीधा सा है। ध्वनि किसकी ध्वनि? दादुर ध्वनि। जी हाँ बिल्कुल, ये लो जी ध्वनि, दादुर ध्वनि। ये लो, क्या लिख दूं मैं? ये हो गया उपमेय, दादुर ध्वनि कैसी लग रही है? वेद पढ़त। नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों? उपमान। उपमेय में उपमान की क्या की गई है दोस्तों? संभावना की गई है सर। इसीलिए यहां पर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। समझ गए होंगे, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण याद हो गया होगा। कि दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, और वेद पढ़त जनु वटु समुदाई। कि वर्षा ऋतु में चारों ओर से मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी आश्रम में विद्यार्थी, शिष्य क्या कर रहे हैं? वेदों का क्या कर रहे हैं दोस्तों? उच्चारण कर रहे हैं। तो कौन सा हो गया दोस्तों? बताइए, फटाफट बताइए कौन सा हो गया? कि सर इसमें हो गया है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो गया दोस्तों? उत्प्रेक्षा। देखना उदाहरण नंबर 2 लेके आ रहा हूं। नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल सीधा सा। उदाहरण नंबर 2 आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल सरल सा, बिल्कुल परफेक्ट समझोगे। अगर एक ही उदाहरण से काम चल जाए तो दोस्तों कोर्स एक दिन में ही हो जाए। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, बिना अभ्यास के विषम विद्या। अगर अभ्यास आपने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो विद्या क्या हो जाएगी दोस्तों? बिल्कुल विषम हो जाती है, कोई काम की नहीं होती है। अब मैं एक और लेके आ रहा हूं, फिर उसके चर्चा करूंगा प्रकारों की। कि प्राण प्रिया मुख जगमगे। ध्यान समझना दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। प्राण प्रिया मुख जगमगे, जगमगई। प्राण प्रिया मुख जगमगई। प्राण की प्रिया जो है वो उसका मुख कैसा है? जगमगा रहा है। प्राण प्रिया मुख जगमगई या जगमगती। नीले अंचल चीर, नीले अंचल चीर। ध्यान समझना दोस्तों क्या लिख रहा हूं मैं, और समझना इसको। प्राण प्रिया मुख जगमगती कर ले, जगमगी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह आ जाता है। चलो जगमगती कर लेते हैं। प्राण प्रिया मुख जगमगती, प्राण प्रिया मुख जगमगती क्या है? नीले अंचल चीर। हिंदी अर्थ बोलूंगा, इसको समझो। पहले इसको लिख रहा हूं। प्राण प्रिया मुख जगमगती, नीले अंचल चीर। मनहु कला निधि झलमले, मनहु कला निधि। ध्यान समझना दोस्तों। झल मलई या झलमलई। मनहु कलानिधि झलमलई। मानो कलानिधि क्या कर रहे हैं दोस्तों? झिलमिला रहे हैं। झिलमिलई कहां? कालिंदी के नीर, कालिंदी के नीर। अब देखो दोस्तों,
बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में आ चुका है और इसको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले मैं हिंदी अर्थ लेके आ रहा हूं आपको, बिल्कुल सीधा सा। क्या है हिंदी अर्थ? प्राण प्रिया मुख जगमगे, नीले अंचल चीर, ओ मनहु कला निधि झिलमिले, कालिंदी के तीर। एक प्रेमी, एक प्रिय, एक नायक अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। एक नायक अपनी नायिका के, जी हां, आप इसको गंवार आदमी से भी पूछ लोगे ना तो वो भी आपको बता देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सर उत्प्रेक्षा अलंकार, और वो क्यों है? वो आपसे रह रह करके कह रहा है मनहूं। सर उत्प्रेक्षा वाची शब्दों का प्रयोग हो चुका है। मनहूं उत्प्रेक्षा वाची शब्दों का प्रयोग हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, लेकिन स्पष्टीकरण में यही लिखोगे क्या? अरे भाई साहब, जब मैंने अलंकार पढ़ाई थी, थोड़ा 12वीं वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे। कंपटीशन वालों को तो जवाब मिल गया है, कंपटीशन वाले तो समझ गए कि मनहू आ गया, उत्प्रेक्षा करना है। लेकिन जो 12वीं वाले बच्चे, जिनको मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले लिखते हैं बेटा लक्षण, और लक्षण को ही कहा जाता है बेटा परिभाषा। लक्षण को ही क्या कहा जाता है? परिभाषा। दूसरा आता है उदाहरण, एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, और तीसरा आता है बेटा स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण लिखने के लिए दोस्तों आपको उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। स्पष्टीकरण बताने के लिए आपको उदाहरण की जरूरत पड़ती है। और वो क्या उदाहरण है, ध्यान समझना, कि मेरे प्राणों की जो प्रिया है, मेरी जो नायिका है, मेरे लिए जो प्राणों के लिए जो प्रिय नायिका है मेरी, उसने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? नीले। और नीले वस्त्रों में मुख जगमगे, उसका चेहरा बड़ा ही दीप्यमान लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही अद्वितीय लग रहा है, बड़ा ही निराला लग रहा है, बड़ा ही शोभायमान लग रहा है। मेरे प्राणों की जो प्रिया है, मेरी जो प्राणेश्वरी है, मेरी जो नायिका है, उसने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और नीले रंग में, बोले नीले वस्त्रों में मेरी प्राण प्रिया का चेहरा दीप्यमान हो रहा है, बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है? कैसे सुशोभित हो रहा है? क्या संभावना व्यक्त की गई है? मानो कला निधि झिलमिले। मानो कौन? कलानिधि, चंद्रमा। कलानिधि किसे कहते हैं दोस्तों? कलानिधि किसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को क्या कहा जाता है? कलानिधि। ध्यान से समझना, झिलमिला रहे हैं कहां? कालिंदी किसे कहते हैं दोस्तों? यमुना। यमुना के नीर कहते हैं जल में, कि दोस्तों यमुना के जल में किसका बिंब दिख रहा है? किसका बिंब दिख रहा है? कलानिधि का, चंद्रमा का बिंब दिख रहा है। और वह बिंब ऐसे लग रहा है, क्या कहा है उसने, कैसा है? दोनों की आपस में कैसे भी कर सकते कि मेरे प्राणों की प्रिया, मेरी प्राणेश्वरी नीले वस्त्रों में, उसका चेहरा बड़ा ही अद्भुत लग रहा है, दीप्यमान लग रहा है। कैसे? जैसे यमुना के जल में। किसके जल में दोस्तों? यमुना नदी के जल में। क्या दोस्तों? क्या? कालिंदी के जल में कलानिधि। कलानिधि किसे कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा। तो उपमेय क्या हुआ? वस्त्र बोलो, उपमेय में क्या लिखोगे? कि नीले वस्त्रों में जो प्राण प्रिया है, नीले वस्त्रों में उपमेय क्या हो गया दोस्तों? प्राण प्रिया मुख जगमगे। कैसे में? नीले वस्त्रों में। और उपमान किससे दिया है? यमुना के जल में मानो कौन? चंद्रमा का मुख झिलमिला रहा है। दोस्तों कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। स्पष्टीकरण बिल्कुल दे दोगे आप? कैसे लिखोगे बताओ? उपरयुक्त गाव पंक्ति में उपमेय नील वस्त्रों में प्राण प्रिया के मुख में संभावना किसकी? किसकी? यमुना के जल में चंद्रमा के सौंदर्य की या बिंब की संभावना की गई है। अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार की ये दो उदाहरण आपके बीच में लिख चुका हूं मैं, दो उदाहरण। एक तो दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, और दूसरा लिख चुका हूं प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर। और मैं तीसरा उदाहरण आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। एक से काम चल जाएगा, चल जाएगा केवल काम ही। अंजलि साहू, बिल्कुल सीधी बात।
मधु जी बिल्कुल जी सर, लेकिन दोस्तों जिसमें निपुण होना चाह रहे हो वो एक से नहीं हो पाओगे। जितने उदाहरण निकालोगे दोस्तों, जितने एग्जाम्पल्स निकालोगे दोस्तों, उतना ही आप लाभान्वित होगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये चीज, ये ध्यान से गौर से समझने की बात है दोस्तों। जब तक आप उदाहरण नहीं निकालोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं और लेके आ रहा हूं, उत्तरा का नाम सुना होगा आपने कि कहती हुई उत्तरा के, बिल्कुल सुना है आपने, कई बार सुना होगा उदाहरण ये कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। ध्यान समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, समझना, इसको उदाहरण लेके आ रहा हूं। कहती हुई उत्तरा के नयन या कह लो नेत्र, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। कैसे भर गए? भर गए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए। कैसे? कि हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से पूर्ण, किसके कण? हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कण किसे कहते हैं? बर्फ, ओस, शबनम जिसको बोलते हैं। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हो गए मानो हो गए पंकज नए। अब देखना दोस्तों, इसको बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में उदाहरण लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधी सी बात आपके बीच में लिखी हुई है। कई प्यारे दोस्त बखूबी से इसको समझ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ चुके हैं। भाई साहब आप ये समझ गए पहली बात तो कि सर 100% उत्प्रेक्षा है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सर उत्प्रेक्षा है, लेकिन क्यों है, क्या कारण है उत्प्रेक्षा का, क्यों उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है, वही बात आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। कि कहती हुई उत्तरा की, उत्तरा कुछ कह रही थी, उसके नेत्र जल से भर गए, उसके आंखों में अश्रु आ गए। कुछ कह रही थी उत्तरा, और कहते कहते उसकी आंखों में क्या आ गए हैं दोस्तों? क्या आ गए हैं? आंखों में अश्रु आ चुके हैं। कैसे? हिम कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। हिम कणों से पूर्ण मानो ओस के कणों से या बर्फ के कणों से युक्त पंकज, पंकज कहते दोस्तों कमल, मानो कमल नए हो गए हैं। उसके नेत्र कैसे हो गए हैं? पंकज के समान। देखो, जब देखो दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, आंखों से आंसू आएंगे तो धुलेंगे, धुलेगा ना। अरे आंखों से आंसू, पानी से धुलते तो आंसू क्या है? आंसू क्या है? पानी है। अरे आंसू क्या है? पानी है। नए क्यों हुए, ये समझाना चाह रहा हूं कि आंसुओं से धुले, आंसुओं से धुले तो क्या हो गए दोस्तों? नए हो गए। अब दोस्तों ये पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कीचड़ में जन्म लेता है, बोले तो कमल। कमल क्या हो गए? जैसे नए कमल। मानो उत्प्रेक्षा, मानो उपमेय में उपमान की संभावना। उपमेय में क्या कहा है कि नेत्रों में, नेत्र कैसे है दोस्तों? पंकज के समान हो चुके हैं। क्या की गई है दोस्तों? संभावना व्यक्त की गई है। बिल्कुल सीधे से अर्थों में, सीधी सी बात के माध्यम से इसमें संभावना व्यक्त की गई है। और इसीलिए यहां पर कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण हो गए दोस्तों 3। चलो एक उदाहरण और बता देता हूं, फिर इसके प्रकार की ओर लेके जाता हूं आपको। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सरल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और आपने खूब सुना है, लट लट कनी। एक सीधा सा उदाहरण ले आया हूं, एक सीधा सा उदाहरण, तो बहुत सारे, अरे उत्प्रेक्षा अलंकार के बहुत सारे उदाहरण है, जितने चाहोगे उतने करा दूंगा, जितने चाहोगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण लेके आ रहा हूं, बहुत ही आपने सुना होगा कि लट लट कनी मनुमत,
लट लटकनी मनुमत मदप गन मादक मद ही पिए। अब इसमें देखो दो दो अलंकार है, अब इनको समझना और आप खुद परखना कि दो अलंकार कैसे हैं। देखना इधर, लट लटकनी, ध्यान समझना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, लट, ध्यान समझना बिल्कुल, लट लटकनी मनु, मनु, पहली बात क्लियर हो चुकी है। अभिषेक शर्मा जी बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल स्वागत है। पूजा गुजर जी बेटा लाइक जरूर करें और शेयर करना नहीं भूलें, आपका स्वागत है सभी का। बिल्कुल सीधा सा शब्द आ रहा है, लट लटकनी मनु मत। अब एक एक शब्द को समझना, एक एक शब्द में गहराई है, एक एक शब्द में गहराई है। मधुप गन, एक क्या लिख रहा हूं मैं, मधुप गन, बिल्कुल सीधा सा शब्द आपके बीच में आ रहा है, बिल्कुल सरल सी बात आप क्या सामने आ रही है। अब देख रहे हैं लट लटकनी, लट लटकनी मनु मद मधुप गन, लट लटकनी मधुप गन मादक मद ही पिए, मादक मद ही पिए, बिल्कुल सीधा सा। लट लटकनी, लटक लटक रही है, मधु पिए, बिल्कुल सीधा सा शब्द आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा गहराई में लेके जा रहा हूं और समझने का प्रयास आपको करना है। कैसे? अंजलि ढाका जी बिल्कुल स्वागत है, धीरज दागी जी बिल्कुल स्वागत है, पूजा गुजर जी बिल्कुल कर दिया, अंजलि ढाका बिल्कुल, मुकेश झुंझाड़िया जी, जी हाँ मनु आ चुका है दोस्त, जी हाँ ये तो सब समझ रहे। अरे इसको तो कोई भी बता देगा, समझ जाओगे। कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेक्षा अलंकार बखूबी से आप समझ चुके हैं, क्योंकि मनु आ गया है सर। लेकिन अब समझना, एक बात को समझना, ये लो जी मनु आ गया, ये आ गया सर उत्प्रेक्षा वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द आ गया, बिल्कुल वेलकम है आपका मधु, मनु मनु आ गया है, जी हाँ बिल्कुल समझ गए दीपक जी बिल्कुल। अब दूसरी चीज बेटाओ देखो समझो, इधर देखना, इधर देखना बेटाओ, एक ले दो ले, एक में, दो में, तीन में, चार में, पांच में, भाई साहब विकल्प में आपको क्या नहीं आया, उत्प्रेक्षा नहीं आया, और क्या आ गया, तो कौन सा होगा? फटाफट जवाब दे, कमेंट्स फटाफट जवाब दे। आपको यही उदाहरण आ रहा है, इस उदाहरण में उसने नहीं दिया उत्प्रेक्षा अलंकार कि निम्न में इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, यह प्रश्न आ रहा है। लट लटकनी मनु मदप मधुप गन मादक मद ही पिए, उपर्युक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। विकल्प दे रहा हूं, विकल्प दे रहा हूं, यमक, विकल्प दे रहा हूं, श्लेष, विकल्प दे रहा हूं, उपमा, विकल्प दे रहा हूं, अनुप्रास। अब जवाब दो, मैंने विकल्प उत्प्रेक्षा दिया ही नहीं। अरे मैंने बिल्कुल, केशव गोस्वामी जी जवाब बिल्कुल सटीक है आपका, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों जुड़िए, समझिए, मधु का बिल्कुल जवाब सही है। अब देखना एक नया, अरे मधु क्यों काट दिया भाई, डिलीट क्यों कर दिया, जवाब बिल्कुल सही था। धर्मेंद्र बड़ाई जी सर अलंकार सुपरवाइजर में भी है क्या? बेटा अलंकार सुपरवाइजर में नहीं है, लेकिन ये अलंकार और एलडीसी वेलडीसी और अन्य सब में आते, बिल्कुल सब में आते, और बहुत ही बेसिक जानकारी है दोस्त, इसको लेना बहुत जरूरी है। ऋतु चौधरी जी अनुप्रास, बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब ये विकल्प दे दिया और विकल्प अनुप्रास भी दे दिया, ये लो अब मैंने इसको काट दिया। तीसरी चीज, अनुप्रास भी दे दिया और उत्प्रेक्षा भी दे दिया। दोस्तों एक बात बता दूं 12वीं वाले बच्चों, अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एवे सैदे वाले वे वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे। गलती से कट गया सर मधु, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान समझना, एवे सैदे वाले प्रश्न आएंगे, प्रश्न ऐसे भी बनेंगे, प्रश्न ऐसे भी बनेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा गहराई में लेके जा रहा हूं, घबराए नहीं आप बिल्कुल ही। देखना अब इसमें से क्या जवाब दोगे, तो दोस्तों फिर आपको सटीक जवाब देना है कौन सा, उत्प्रेक्षा। ये ध्यान से समझ लेना, ये बिल्कुल परफेक्ट समझ लेना दोस्तों कि क्या जवाब कहां देना है और क्या जवाब कैसे देना है, और आपके बीच में क्या आया है और क्यों आया है, वही चीज मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों। साहिल यादव जी स्वागत है आपका, ये उदाहरण लिखा हुआ है आपके बीच में। कई प्यारे दोस्त इसका अर्थ भी जानते हैं शायद। रवि यादव जी स्वागत है, अंजलि साहू जी बिल्कुल सभी का स्वागत है बेटा। देखिए, लट लटकनी मनु मदप मधुप गन मादक मद ही पिए, थोड़ा सा
वास्तविकता की ओर ले जा रहा हूं, ले चलूं थोड़ा सा श्रृंगार रस की ओर, थोड़ा सा श्रृंगार रस की ओर। किसी सुंदर नायिका को आपने देखा होगा, नायिका सुंदर ही होती है, पहली चीज नायिका नाम आ गया तो सुंदर ही होती है नायिका। अब नायिका के आपने केसों को देखा होगा, बालों को, और बालों में से आगे से कुछ लट समझ में आ गई, वो हमेशा गाल पर क्रीड़ा करती रहती है, गाल पर लटकी रहती है, और वो बार बार, वह नायिका बार बार अपने हाथ से उनको साइड में करती है। देखो आजकल कटिंग भी ऐसी हो रही है भाई, आजकल कई कटवा लेते हैं, थोड़ा समझना आप इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप कि कटवा लेते वो लटे। अब नायक देखना क्या कवि ने क्या वर्णन किया है कि वो जो लटे वो नायिका के कपोल पर, गालों पर क्रीड़ा कर रही है, वो नायिका के गालों पर क्या कर रही है दोस्तों, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही हैं। ध्यान समझना आप, कैसे किया है उसने, क्या वर्णन किया है, मानो लट लटक रही है, लट पीछे नहीं, पीछे तो लटक ही रही है, सबकी लटक रही है पीछे तो, अरे चोटी तो लटकती है, चोटी की कल्पना नहीं कर रहा है कभी, यहां पे चोटी की बात कभी नहीं कर रहा है भाई। कई इस्माइल का लोगो भेज रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है, उनको आनंद आ रहा है, बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। देखिए कई क्या होता है, लट, उसकी लटें क्या हो रही है, लटक रही है, मानो मधुपगन मदक, क्या कहा है, मधुपगन किसे कहते हैं, भौरा, मधुपगन किसे कहते हैं दोस्तों, भौरा, मादक मद ही पिए, मानो भौरा मद को बोले तो किसी कली के रस का रसास्वादन कर रहा है, मदमस्त हो रहा है, जैसे वो लटे नायिका के सौंदर्य का स्पर्श करके, स्पर्श को क्या कहा है, उसके मान लीजिए उसके सौंदर्य का क्या कर रही है, रसपान कर रही है, ऐसी कल्पना की गई है दोस्तों, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, बिल्कुल जैसे भौरा कली का रसास्वादन कर रहा है। अब भौरा किसको मान लिया है, नायिका की लटों को, भौरा किसको मान लिया है, नायिका की लटों को माना है, संभावना है दोस्तों, समझना यह है क्या संभावना है इसमें, लट लटकनी, ये क्या हो गया, उपमान, लट लटकनी क्या हो गया दोस्तों, उपमान, और मधुपगन क्या की संभावना की गई है, अरे इस लटकनी में उपमान, मधुपगन की लट लटकनी उपमेय हो गया। देखो ये देखो ये दोनों चीज, लट लटकनी, ये क्या है बताओ सर, ये तो हो गया उपमेय। अब उपमेय कैसा है, ये बालों की लटें कैसी हैं, ये नायिका के बालों की लटें कैसी है, मदमस्त भंवरे के जैसी है, मदमस्त भंवरे के जैसी है। उपमान की क्या की गई है दोस्तों, संभावना व्यक्त की गई है, संभावना की गई है, इसीलिए यहां पर, और ये चीज तो सबके जहन में आ चुकी है। अरे भाई साहब स्पष्टीकरण क्या दोगे, स्पष्टीकरण बताओ क्या दोगे आप मेरे को, मान लीजिए सीधे ही आ गया तो स्पष्टीकरण क्या दोगे, बताओ क्या दोगे जवाब, सर उपर्युक्त काव्य पंक्ति में लट लटकनी उपमेय में मत मधुपगन उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। नेत्राम जी मीणा स्वागत है आपका दोस्त, की गई है, इसीलिए यहां पर कौन सा है सर, उत्प्रेक्षा अलंकार है, नहीं समझ में आया, अरे बिल्कुल सीधा सा है दोस्तों, कोई गहराई की बात है ही नहीं। सुंदर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस सुंदर नायिका के बालों की लटें कपोल पर क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, कहां खेल रही है, उसके गालों पर, ऐसा लग रहा है मानो कोई मदमस्त भौरा क्या कर रहा है, किसी कली का रसास्वादन कर रहा है, वो लटे मानो किसी नायिका के गालों का क्या कर रही है दोस्तों, रसास्वादन कर रही हो, तो इसीलिए मानो संभावना व्यक्त की गई है, और संभावना व्यक्त करने के कारण दोस्तों इसमें कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों, सरल सी बात है। अब मैं इसके भेदों की ओर लेके जा रहा हूं आपको, उदाहरण 4 हो चुके हैं, उदाहरण मैं और भी बोल दूंगा आप अगर चाहोगे तो। अब इनके जो भेद बता रहा हूं उन भेदों के उदाहरण की ओर लेके आ रहा हूं दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, हेडिंग डालें आप दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद,
उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वही चीज मैं आपको लेके आ रहा हूं। सबसे पहले देखना दोस्तों, वस्तुत्प्रेक्षा नंबर 1 कौन सा है दोस्तों? वस्तुत्प्रेक्षा। नंबर 2 हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। और तीसरा जीवन में नहीं भूलोगे। आपको जो हिंट बताई जाएगी दोस्तों वो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये ध्यान से समझ लेना। नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, नंबर 2 हेतुत्प्रेक्षा और नंबर 3 है दोस्तों फलोत्प्रेक्षा। अब ये नाम क्यों रख दिए हैं, क्या कारण है, वही चीज मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों बिल्कुल सीधे से। अगर मैं बात करूं इसकी वस्तुत्प्रेक्षा की, तो सबसे पहले मैं चलो इसी की बात कर लेता हूं। ये लीजिए, ये क्या लिखा है मैंने? वस्तुत्प्रेक्षा। बड़े ऊ की मात्रा है दोस्तों। दीर्घ संधि के पास जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं दोस्तों? दीर्घ संधि के पास। और दीर्घ संधि ने हमसे क्या कहा कि भाई मेरे को ऐसे तोड़, वस्तै प्लस बड़ा ऊ प्लस तय प्रेक्षा, ये हमने तोड़ दिया है। अब ऊ का क्या कर दिया? ऊ प्लस ऊ को तय में मिलाओ दोस्तों, क्या हुआ? वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा। वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा बराबर क्या हो गया है? वस्तु उत्प्रेक्षा। समझ गए होंगे। ऐसे ही इसका करोगे, इसका हो गया, क्या हो गया बताओ सर? वस्तु उत्प्रेक्षा नंबर 1 चीज हो गई है। नंबर दूसरी चीज ये देखो, क्या करूं बताओ सर? हेतु प्लस उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। तीसरी चीज देखो क्या करें बताओ? फल प्लस उत्प्रेक्षा। क्या हो गया तीसरी चीज? फल प्लस उत्प्रेक्षा। केवल हमने इसको तोड़ा है दोस्तों, केवल हमने इसको तोड़ा है। आपसे प्रश्न बन रहा है, और प्रश्न क्या बन रहा है दोस्तों कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं। अब आप जवाब दीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, नंबर 2 हेतुत्प्रेक्षा, नंबर 3 फलोत्प्रेक्षा। बिल्कुल सीधा सा है दोस्तों, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। तो 3 भेदों की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ रहा हूं नंबर 1 पर, जिसका नाम है, बोलिए नंबर 1 क्या हो गया सर? वस्तुत्प्रेक्षा। क्या हो गया बोलिए? वस्तुत्प्रेक्षा। बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल सरल सा है। वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा नंबर 1। अब देखो, नाम से ही इसकी परिभाषा बना रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, विच्छेद क्या हुआ दीर्घ संधि से? वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, कि जहां एक वस्तु, देखो इधर बिल्कुल सीधा सा, कि जहां एक वस्तु से एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या संभावना व्यक्त की जाए, या मैं कह दूं कि जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाए। बिल्कुल सटीक सी परिभाषा दोस्तों नोट कर लें कि जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में, ध्यान समझना दोस्तों, एक वस्तु अर्थात क्या हो गया? उपमेय में। बिल्कुल सीधा सा, अर्थात जहां एक वस्तु क्या हो गई? एक वस्तु किसके लिए आ रहा है? उपमेय के लिए आ रहा है। कि जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान। अब देख रहे हैं इन दोनों शब्दों को, उपमान की क्या की जाए दोस्तों? संभावना व्यक्त की जाए, या संभावना दर्शाई जाए, वहां पर होता है दोस्तों वस्तुत्प्रेक्षा। वापस सुन ले, बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल सरल सा नाम है। मैंने क्या कहा था? जैसा नाम वैसे गुण। ये देखो, जैसा नाम वैसे गुण। सर वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, एक वस्तु में,
देखो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या था? संभावना। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया है? संभावना। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की परिभाषा याद हो गई होगी आपको कि सर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना अगर बताई जाए तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। अब वस्तु क्या होगी जरा बताएंगे मेरे को? सर वस्तु होगी उपमेय में। उपमेय हो गया। और उपमेय में किसकी? उपमान की। उपमेय में किसकी दोस्तों? उपमान की संभावना अगर व्यक्त की जा रही है दोस्तों तो वहां पर होगा वस्तु उत्प्रेक्षा। क्या होगा दोस्तों? वस्तु उत्प्रेक्षा। कहां होगा वस्तु उत्प्रेक्षा? कि सर जहां एक वस्तु में, अरे याद रखने का सीधा सा तरीका है, बिल्कुल सीधा सा तरीका, नाम जैसे ही गुणे। अरे नाम जैसे ही गुणे। नाम क्या? वस्तु उत्प्रेक्षा। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाए दोस्तों? क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। बिल्कुल आपने उदाहरण पढ़ा होगा, बिल्कुल बहुत पढ़ा है आपने। उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। नोट करें दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में आया है कि किस तरह से पढ़ोगे इसको। सोहत ओढ़े पीत पट, देख रहे हैं इधर, सुशोभित हो रहे हैं। सोहत, सुशोभित होना। सोहत किसे कहते हैं दोस्तों? सुशोभित होना। सोहत ओढ़ई, सोहत ओढ़ई पीत पट, पीले वस्त्र, पट कहते हैं वस्त्र को। सोहत ओढ़ई पीत पट श्याम सलोने गात। गात कहते हैं शरीर। गात किसे कहते हैं दोस्तों? शरीर को। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर। अब कई समझ गए तुरंत ही। मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप परियो, परियो प्रभात। अब इसको समझना दोस्तों, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है उदाहरण में। और किस तरह से आप इसको समझोगे, ये देखिए एक छोटी सी चीज। भाई यही उदाहरण आपको आ गया और इसी उदाहरण में आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है। उदाहरण यही दे दिया और आपसे पूछा गया भाई इसमें आपको जवाब देना है कि अलंकार कौन सा है। तो आपके पास क्या जवाब है? देखो सबसे पहले सर ये आ गया मनु, तो हो गया है कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द का प्रयोग हो गया। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कौन सा हो गया? मनु आने के कारण। कौन सा शब्द आ गया दोस्तों? मनु आने के कारण आप इस बात को बखूबी से समझ गए हो कि इसमें कौन सा हो गया। बताइए जवाब, उत्प्रेक्षा। अब मैंने क्या कहा था आपको कि उत्प्रेक्षा तो हो गया, लेकिन कौन सा उत्प्रेक्षा हुआ? वस्तु उत्प्रेक्षा क्यों हुआ उसका कारण मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा था? एक वस्तु में, एक वस्तु कौन हो गया? एक वस्तु श्याम शरीर। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं। इधर देखना, बिल्कुल सीधा सा शब्द लिख रहा हूं मैं, श्याम शरीर। ये श्याम शरीर क्या हो गया? जवाब दो मेरे को। सर उपमेय। अभी अर्थ नहीं बोल रहा हूं, केवल प्रवेश दिला रहा हूं, आपको दोहे की ओर ले जा रहा हूं कि श्याम शरीर क्या हो गया है दोस्तों? एक वस्तु हो गई है। श्याम शरीर क्या हो गया है? एक वस्तु। बोले तो उपमेय में। अब नीलमणि पर्वत किसका दोस्तों? एक क्या है? नीलमणि पर्वत। नीलमणि पर्वत या शैल। नीलमणि पर्वत क्या हो गया दोस्तों? उपमान। उपमेय और उपमान दोनों हो गए हैं। अब इस पर किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? किसकी? इस पर प्रातः कालीन जो धूप है उसके पड़ने की। इस पर किसकी संभावना है दोस्तों? प्रातः कालीन, प्रातः कालीन धूप पड़ने की क्या की जा रही है दोस्तों? संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना बताई जा रही है। अब आइए इसके अर्थ की ओर लेके चल रहा हूं आपको। सबसे पहले अर्थ क्या है इसका? देखो, सुशोभित हो रहे हैं। सोहत कहते हैं सुशोभित होना, सुंदर लगना, शोभा देना। ओढ़े, ओढ़े हुए। पीत पट, पीत कहते हैं पीले, पीले। पट कहते हैं दोस्तों वस्त्र,
पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इस पद में किसका वर्णन है दोस्तों? इस पद में है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे और श्याम, श्याम क्यों किसे कहेंगे? श्री कृष्ण सलोने सांवले रंग के शरीर पर, गात किसे कहते हैं दोस्तों? शरीर, सांवले रंग के शरीर पर भगवान श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र हैं वो अद्वितीय लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। कैसे? मानो, कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि पर्वत पर आतप ताप युक्त, ताप, आतप किसे कहते हैं दोस्तों? प्रातःकालीन जो धूप है, प्रभात, प्रभात कहते हैं प्रातःकालीन, और आतप कहते हैं धूप को। देखो इधर समझना, एक नया शब्द, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आतप और एक शब्द लिख रहा हूं मैं एतप। दोनों ही शब्द शुद्ध है, ध्यान समझना। एक तो क्या लिखा है मैंने? एतप, और एक क्या लिखा है? आतप, लेकिन दोनों में अर्थ की भिन्नता है। युग्म संबंधी अशुद्धियों में आ रहा है, दोनों में किसकी भिन्नता है? अर्थ की। कैसे? देखो जी, आ उपसर्ग, देखो पहले इसको बता देता हूं। आ क्या है? उपसर्ग। ताप क्या है? मूल शब्द। आ क्या है? उपसर्ग, और ताप क्या हो गया? मूल शब्द। आ यानी होता है युक्त, और ताप यानी होता है ताप या गर्मी। तो गर्मी से युक्त आतप, गर्मी से युक्त आतप हो गया बिल्कुल। अब दूसरा शब्द क्या लिखा है मैंने? देखो ताप युक्त, ये कह दूं मैं इसको, ताप युक्त, तो क्या हो गया? आतप। अब दूसरा शब्द लिख रहा हूं मैं, एतप, बिल्कुल सीधा सा है, एताप या एताप कर लो। अब देखो, ए यानी क्या होता है? रहित, उपसर्ग है, और ताप यानी क्या? गर्मी। तो गर्मी से रहित, तो एतप का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ठंडा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सीधा सा है। अरे एतप और आतप, एतप दोस्तों समझने का प्रयास करें, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज चल रही है। केवल एक ही चीज पर आश्रित नहीं रखा जा रहा आपको, केवल एक ही चीज नहीं बताई जा रही है आपको दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा। मैंने क्या कहा था दोस्तों कि प्रातःकाली, अब इसको समझना, ये स्पष्टीकरण है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको क्या कहेंगे बताओ? सर स्पष्टीकरण कहेंगे इसको, ये लिखना पड़ेगा हमको। क्या है स्पष्टीकरण? सर श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि पर्वत उपमान में, उपमेय और उपमान में किसकी संभावना है? ओ भाई किसकी संभावना है? सर प्रातःकालीन धूप पड़ने की क्या की गई है? संभावना की गई है। और इसीलिए यहां पर कौन सा है दोस्तों? वस्तुत्प्रेक्षा। कौन सा है दोस्तों? वस्तुत्प्रेक्षा। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, अगर याद हो तो, अगर आपको याद हो तो वस्तुत्प्रेक्षा का एक उदाहरण और दे चुका था मैं आपको, अगर ध्यान हो तो। प्राण प्रिया मुख जगमगे, भूल गए शायद आप, कि प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर मनहु कला निधि झिल मिले कालिंदी के नीर। अभी उदाहरण दिया था। अरे एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की गई है दोस्तों? संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्राण प्रिया मुख जगमगे, मेरे प्राणों की जो प्रिया है उसका चेहरा नीले आंचल में, नीले अंचल में, नीले वस्त्र में बड़ा ही देदीप्यमान लग रहा है, जैसे कला निधि चंद्रमा। कहां? यमुना नदी के किसमें? जल में। तो एक उपमेय और दूसरा उपमान, बोले तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या दी गई है दोस्तों? संभावना व्यक्त की गई है। और इसीलिए उसी संभावना के कारण दोस्तों यहां पर कौन सा है बताइए, जवाब दो मेरे को। सर यहां पर वस्तुत्प्रेक्षा है। आशा कर रहा हूं दोस्तों एक वस्तु में दूसरी वस्तु की व्यक्त की जाती है, तो वहां पर कौन सा होता है दोस्तों? सर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं नंबर 2 की ओर लेके आ रहा हूं। ये लो जी नंबर 2, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? जवाब दे फटाफट। सर नंबर 2 है हेतुत्प्रेक्षा। नंबर 2 क्या है दोस्तों? हेतुत्प्रेक्षा। अब हेतुत्प्रेक्षा में मैंने क्या बताया था, जरा बताएंगे मेरे को? आप खुद समझदार हैं। अरे भाई साहब आप खुद ही बना सकते हो परिभाषा, मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे रटाना नहीं है, मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं रटना है, हर चीज को समझने का प्रयास करना है। कैसे हुआ बताओ? लो
हेतु प्लस उत्प्रेक्षा। अब देखना दोस्तों क्या परिभाषा होगी, परिभाषा बोल रहा हूं कि सर अहेतु में, देखो इधर देखना सर, अहेतु में हेतु की क्या की जाए, संभावना हो या संभावना व्यक्त की जाए। सर अहेतु में, ध्यान से समझना, अरे अपने आप कह रही है परिभाषा, शब्द अपने आप कह रहा है कि मेरी ये परिभाषा है, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए। चलो सर ये चीज हमारे हेतु थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है शायद, कोई बात नहीं कर रहा है तो दोस्त घबराता क्यों, मैं दूसरी चीज ले आता हूं। अरे इसके बारे में दूसरी चीज ले आता हूं, क्या कि जहां कारण न हो, देखना आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जहां कारण न हो लेकिन उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। ध्यान समझना दोस्तों, अर्थात मैं ये कह दूं, ध्यान समझना अब आप, अर्थात जहां कारण न हो पर बलपूर्वक, कैसे दोस्तों, बलपूर्वक क्या, कारण मान लिया जाए, मान लिया जाए। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, और थोड़ा सा विचार करना है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अहेतु में हेतु की संभावना, अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त हो, या मैं ये कह दूं जहां कारण न हो, जहां कारण न हो लेकिन बलपूर्वक क्या मान लिया जाए दोस्तों, कारण अगर मान लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ध्यान समझना, कि बलपूर्वक, कैसे पूर्वक, कि बलपूर्वक अगर कारण मान लिया जाता है दोस्तों, तो वहां पर कौन सा होता है, फटाफट जवाब दे मेरे को सर, वहां पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं उदाहरण ले आता हूं क्या होता है, क्यों होता है। ये देखिए मैं आपके बीच में जैसे एक उदाहरण लेके आ रहा हूं, कैसे कि भाई कारण कैसे मान लिया बलपूर्वक सर, कारण कैसे मान लिया बलपूर्वक सर, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण कि मनो कठिन आंगन चले, मनो कठिन आंगन चले, ताते राते पाए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, बहुत ही सीधा सा। देखिए मनो कठिन आंगन, मनो कठिन आंगन, मानो कठिन आंगन पर चले, मनो कठिन आंगन चले, मानो किस पर चले, कठिन आंगन पर, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चला है या चली है, ध्यान समझना, ताते राते पाए, ताते राते पाए। ध्यान समझना, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में है, ताते राते पाए। अब इसको समझो दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ अगर नहीं जानते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है कतई, क्योंकि हिंदी अर्थ समझाने के लिए मैं बैठा हूं। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं और क्या समझा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझना है। क्या लिखा है मैंने कि मानो कठिन आंगन चले, सर ये चीज तो क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है सर, उत्प्रेक्षा है। अब क्यों फालतू में थे, हम मैंने अर्थ बता रहे हो भाई, आप क्यों अर्थ बता रहे हो हमें। अरे भाई साहब अर्थ तो स्पष्टीकरण में चाहिएगा, स्पष्टीकरण ये नहीं चलेगा कि मनो लिख दिया तो हो गया काम, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब स्पष्टीकरण अगर आपको अर्थ आता है तो आप स्पष्टीकरण दोगे, और अर्थ नहीं आता है दोस्तों तो आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाओगे। बिल्कुल सीधी सी बात आपके बीच में है दोस्तों। और क्या लिख रहा हूं मैं कि मनो कठिन आंगन चली, कि मनो कठिन आंगन चली, ओ ताते राते पाए। एक उदाहरण दिया है कवि ने कि सुकुमार स्त्रियां, सुकुमार स्त्रियां किसे कहते हैं, सुंदर स्त्रियां। भाई सुंदर स्त्रियां स्वभाव से ही सुंदर होती है दोस्तों। ये नहीं है कि सुंदर स्त्रियों का चेहरा सुंदर होता है, हाथ काले होते हैं, पांव नीले होते हैं, ऐसे होता है क्या। अरे स्वभाव से ही जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो सुकुमार स्त्रियां हैं, वो नक्शे सिख तक ऊपर से लेके नीचे तक दोस्तों क्या होती है, सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, बिल्कुल परिपूर्ण होती है। उनके पैर भी लाल होते हैं, किनके, किनके, सुंदर स्त्रियों के। ध्यान समझना। और क्या उदाहरण दिया है
कि मनो कठिन आंगन चले। एक सुंदर स्त्री को देखा और उसको देख करके उसके पैरों को देखा तो पैर उसके लाल थे। अब लाल थे तो कवि क्या कल्पना कर बैठा कि यह सुंदर स्त्री निश्चित रूप से किसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल के आई है और इसीलिए इसके पैर क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। वापस सुनना दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपके बीच में चल रही है, थोड़ा सा समझना। कई वास्तव में बड़ा आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, निकिता अग्रवाल, मधु यादव, कोमल, ऋतु, बिल्कुल धीरज दांगी जी, बिल्कुल उनको आनंद आ रहा है। बिल्कुल बेटा समझना है इसका हिंदी अर्थ लेके आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखो इधर समझना कि जो सुकुमार स्त्री हैं, सुकुमार स्त्रियां जो हैं, या मैं ये कह दूं चलो सुंदर स्त्रियां, या मैं क्या कह दूं सुंदर स्त्रियां, बिल्कुल समझ लो। सुंदर स्त्रियां स्वभावगत सुंदर होती हैं, नक्शे सिक्तक सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं। परिपूर्ण होती है तभी उनको सुंदर स्त्री कहते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है आपके जहन में। जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है कि सुंदर स्त्रियां सर स्वभाव से सुंदर होती है। लेकिन कवि ने कल्पना को चेंज कर दिया है। कवि ये कह रहा है, कवि की नजर उस सुंदर स्त्री के पैरों पे पड़ गई। कवि की नजर उस सुंदर स्त्री के पैरों पे पड़ गई और उस सुंदर स्त्री के पैर क्या थे, ताते राते पाए। कैसे थे, लाल थे, लाल थे। जबकि सुंदर स्त्रियों के पैर स्वभाव से ही लाल होते। तो कवि ने कल्पना कर ली, क्या कर ली, कि मानो ऐसा लग रहा है, मानो कैसा लग रहा है कि वह सुंदर स्त्री किस पर चली है। ओ भाई, कठिन आंगन पर चली है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चली है, ऊबड़ खाबड़ स्थान पर चली है और इसके कारण उसके पैर क्या हो चुके हैं दोस्तों, लाल हो गए हैं। अब देखो जबरदस्ती, देखो जबरदस्ती कि जहां कारण नहीं है, क्या सुंदर स्त्री ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गई थी? कतई नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं गई थी। लेकिन कारण नहीं है, लेकिन कवि ने बलपूर्वक कारण मान लिया। कभी तो जबरदस्ती कारण दे दिया है कि नहीं भाई, इसके पैर लाल ऐसे ही नहीं हुए हैं, इसके पैर तो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के कारण क्या हुए हैं, लाल हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे होंगे कि मनो कठिन आंगन चले, ताते राते पाए। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में है दोस्तों। बोले तो उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है, लेकिन संभावना कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, जवाब दो आप। कि सर बलपूर्वक कारण नहीं है, लेकिन बलपूर्वक कारण मान लिया गया है। कैसे, कि सुकुमार स्त्रियों के पैर स्वभाव से ही लाल होते हैं। लेकिन बलपूर्वक क्या 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 कहा है कवि ने, कि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के कारण उस सुकुमार स्त्री के पैर क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है दोस्तों। उदाहरण नंबर 1 ये लो। उदाहरण नंबर 2 आपके बीच में लेके आ रहा हूं, एक उदाहरण लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण, आपने कई बार पढ़ा है कि मनु शशि अनुराग भर, मनु शशि भर अनुराग, सॉरी, मनु शशि भर अनुराग यमुना जल लोटत फिरई, यमुना जल लोटत फिरई। बिल्कुल मधु यादव जी, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि कठिन आंगन पर चलने के कारण, कारण जबरदस्ती मान लिया है, बलपूर्वक मान लिया है। ऐसी बलपूर्वक इसमें मान लिया गया है दोस्तों कि मनु शशि। अब ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, मनु आ गया, मनु आ गया, उत्प्रेक्षा हो गया। मनु शशि, मनु शशि भरी अनुराग, मनु शशि भर अनुराग। चंद्रमा ने प्रेम को भर लिया है, क्या कर लिया है, आनंद को भर लिया है, अनुराग। और यमुना जल लोटत फिरई, क्या कर रहा है वह, यमुना जल, किसमें, यमुना के जल में क्या कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा, यमुना जल लोटत फिरई, लौट रहा है, लोटत फिरई। मानो किसका, क्या कहा है उसने, ध्यान से समझना दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। देखो जी, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्या होगी बताओ सर, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है
और इसीलिए हम कहेंगे सर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपकी बात को बिल्कुल तवज्जो दे रहा हूं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल है, और आप समझ भी रहे क्यों है। लेकिन क्यों है और कौन सा है, बात यह चल रही है। मैंने क्या कहा, मनु शशि भर अनुराग, मानो अनुराग भर लिया है और ऐसे लग रहा है कि उस अनुराग को, उस आनंद को, उस प्रेम को यमुना के जल में लोटत फिरे, यमुना के जल में उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको डाल रहा है उसमें लोट। देखो ध्यान समझना कि किसका, इस शशि का बिंब कहां दिख रहा है, यमुना के जल में दिख रहा है। इस शशि का बिंब कहां दिख रहा है, यमुना के जल में दिख रहा है। लेकिन कवि ने कल्पना व्यर्थ में कर दी है, क्या कर दी है कि ऐसे लग रहा है कि उसका अनुराग जो है वह यमुना, अब देख रहे हैं ध्यान से, इधर समझना मेरी बात को, बिंब दिख रहा है, यमुना का जल हिल रहा है, यमुना का जल हिल रहा है, मानो अब क्या कहा है, शशि चंद्रमा क्या कर रहा है, उसमें क्रीड़ा कर रहा है, उसमें आनंद मस्ती मार रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। दोस्तों एक कारण ही बोले तो क्या कहा था, अहेतु में किसकी संभावना हो रही है दोस्तों, हेतु की संभावना हो रही है, बिल्कुल हेतु की संभावना हो रही है। बेकार में ही, जबरदस्ती ही, बलपूर्वक क्या मान लिया गया है दोस्तों, कारण मान लिया गया है। बिल्कुल सीधा है दोस्तों, सरल सा है। दो चीजों की चर्चा हमारे बीच में हुई है दोस्तों। नंबर एक की अगर मैं बात करूं तो आपको याद हो गया है कि सर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना अगर व्यक्त की जाए तो वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। फिर दूसरा मैंने क्या क्या कहा था, हेतु उत्प्रेक्षा। सर अहेतु में, याद रखने का तरीका देख लो अब आप, सर अहेतु में किसकी, हेतु की, सर कारण नहीं है, लेकिन बलपूर्वक क्या मान लिए, क्या माना जा रहा है सर, कारण माना जा रहा है। वहां पर क्या होता है, बिल्कुल सीधा सा दोस्तों, क्या होता है वहां पर क्या होता है, हेतु उत्प्रेक्षा। अब मैं तीसरा लेके आ रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में तीसरा है, और तीसरे का नाम है दोस्तों फलोत्प्रेक्षा। ध्यान समझना दोस्तों, फलोत्प्रेक्षा, बिल्कुल सीधा सा, ताकि कल से कल नया चालू हो जाए अपना। फलोत्प्रेक्षा, ये देखिए बिल्कुल सरल सा लेके आ रहा हूं आपके बीच में। नंबर 3, फलोत्प्रेक्षा परिभाषा कई बना चुके हैं कि क्या बन गई, वही परिभाषा चल रही है। अरे भाई साहब, एक में भी चेंज नहीं हुई है, शब्द से ही परिभाषा बन रही है, शब्द से ही परिभाषा बन रही है। सर जहां अफल में फल की संभावना हो, देखो इधर ध्यान से, जहां क्या हो, जहां अफल में किसकी दोस्तों, अफल में किसकी बताओ, फल की क्या हो, संभावना। सर जहां पर अफल में, वही यार, इसको देखो, इसको तोड़ना बताया था मैंने आपको, फल प्लस उत्प्रेक्षा, तो ए ले लो पहले कि अफल में किसकी, फल की। अरे भाई इससे सरल परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सरल परिभाषा आपके बीच में लेके आया हूं, और सबसे सरल है कि सर अफल में फल की संभावना क्या की जा रही है, व्यक्त की जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, फलोत्प्रेक्षा हो रहा है। सर अफल में फल की, ये अफल में फल की क्या होती है, अफल में फल की क्या होती है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको उदाहरण लेके आ रहा हूं। जैसे बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में लेके आ रहा हूं, खूब बार सुना है आपने कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन को आकाश। ध्यान समझना दोस्तों, क्या लिखा उसने कि बढ़त किसका, ताड़, ताड़ का पेड़ लंबाई में काफी बड़ा होता है। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण लेके आया हूं, बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को क्या दोस्तों, पेड़। अरे ताड़ का पेड़ कैसा होता है, लंबा होता है। पेड़ यह मनु, मानो, मनु आ गया, आप सब समझ रहे, अरे मनु आते ही समझ गया, मनु चूमन को आकाश, मनु चूमन को किसको, आकाश, मनु चूमन को आकाश। अब ध्यान से समझना दोस्तों इसको, ये बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है आपके बीच में कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह,
मनु चूमन को आकाश। दोस्तों ये आ गया सर, बिल्कुल सीधा सा है, ये आ गया, हम समझ गए सर कौन सा है, उत्प्रेक्षा है। क्या है? उत्प्रेक्षा। अब देखना, मानो ताड़ का जो पेड़ है, मानो ताड़ का जो पेड़ है वह बढ़ रहा है। कभी क्या कह रहा है? ऐसे लग रहा है वह किससे कंपटीशन कर रहा है? अरे किससे स्पर्धा कर ली है उसने? प्रतिस्पर्धा किससे कर ली है? किससे? आकाश से। मानो वह किसको छूने वाला है, किसको चूमने वाला है? आकाश को। मैं दोस्तों आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या ताड़ का पेड़ आकाश को छू सकता है क्या? बोले तो एफल में किसकी संभावना की जा रही है? एफल। एफल क्या हो गया कि ताड़ का पेड़ कभी भी आकाश को नहीं चूम सकता। एफल भाई साहब, आकाश, ये मैं आपको तत्सम तद्भव, ये जो शब्द लिख रहा हूं ना, ये अशुद्ध नहीं है, ये तत्सम तद्भव के हैं, ये ऐसे ही लिखने पड़ेगा। ये आकाश आपने शुद्ध लिखा है, ये तत्सम लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? जो ये जब आप पद में लिखोगे तो पद अक्सर किसमें? देखो हिंदी के पद प्योर हिंदी है, और प्योर हिंदी को कहा जाता है दोस्तों, पता है क्या कहा जाता है? तद्भव। क्या कहा जाता है? तद्भव। ऐसे बिहारी जी को उठा लो आप, सब में अभी मैंने श्याम लिखा था, सह कौन सा आया था? दंती आया था। बेटा ये गलत नहीं है निकिता, ये सही है, ये तत्सम है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधा सा। अब देखो दोस्तों कि अब देखो इसमें क्यों हुआ भाई, बात ये हो रही है इसमें क्यों हुआ। मैंने क्या कहा था? ए फल में, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं बताइए कि सर ए फल में किसकी फल की संभावना, ए फल में फल की संभावना कहां हो रही है बताओ? सर कभी भी ताड़ का पेड़ आकाश को नहीं चूम सकता। ए फल नहीं चूम सकता। कभी क्या कह रहा है? फल कि उसने मानो कंपटीशन कर रखा है, और किसको चूमने वाला है? वो आकाश को चूमने वाला है। दोस्तों ए फल में किसकी हो गई संभावना? फल की संभावना हो चुकी है दोस्तों। ये लो मैं दूसरा उदाहरण लेके आता हूं आपके बीच में, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण, बहुत बार आपने सुना है। स्वर्णशालियों की कलमें थी। बहुत बार सुना है आपने, बहुत बार सुना है आपने। सिमरन यादव हरसोली से जुड़ चुकी है, स्वागत है बेटा, बिल्कुल लाइक करें, बटन दबाएं बिल्कुल। केशव गोस्वामी जी स्वागत है, सीताराम जी बिल्कुल हरसोली से आपको सभी का स्वागत है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेकर आ रहा हूं। स्वर्णशालियों, ध्यान समझना दोस्तों क्या लिख रहा हूं। स्वर्णशालियों, ये इसको थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिक दोष का भी प्रयोग हो रहा है। स्वर्णशालियों की क्या थी? कल में थी, कल में थी, दूर दूर तक फैली। स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैली, मानो, ध्यान समझना आप इसको बिल्कुल सीधा सा, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। किसके दोस्तों? शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। देखो बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में आया हुआ है। स्वर्णशालियों की कलमें थी, स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही। और क्या है? धान की जो खेती है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? दूर दूर तक फैली हुई है। धान की जो पकी हुई बालियां है, उनकी कतार जो है वह क्या फैली हुई है? दूर दूर तक। और उस पर किसका है? उस पर संभावना किसकी व्यक्त की जा रही है? शरतकालीन किसकी? लक्ष्मी की शोभा की, मानो क्या कोई पगडंडी बनी हो, कोई गैल बनी हो। गैल किसे कहते हैं दोस्तों? पगडंडी बनी हो, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों। बोले तो मैंने क्या कहा था? ए फल में किसकी दोस्तों? फल की संभावना की जा रही है दोस्तों। ये था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहीं विराम देते हैं क्लास को दोस्तों। जय हिंद, जय राजधानी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, बिल्कुल लाइक करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय राजधानी। धन्यवाद दोस्तों।